बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र शेख साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और मैं समझता हूँ कि जो इनकी कोशिशें हैं जो है ना मुस्लिम लीग की जो आला क़यादत है उसके हवाले से ये उनके साथ हैं और मैं समझता हूँ कि उनके फ़ैसलों को वो जो है ना मनोमन ये मानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। जो है ना यूसुफ़ गिलानी का कामयाब होना क्या देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल किस किस्म की हो रही है और क्या बनेगा आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने व्हाट्सअप क्वेश्चन किया है इसमें हमें सबसे पहले मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखना है। देखें, इन 2.5 सालों में इतने बुलंद बांग दावे किए गए हैं, सिक्योरिटी, महंगाई, मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल, हमारे खारजा ताल्लुकात, हमारे दाखिली मसाइल, जितने ख्वाब पेश किए गए थे वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के चक्रों में अभी तक 2.5 साल गुजर गए हैं और आइंदा 2-2.5 साल के गुजरने का भी पता नहीं चलना। पाकिस्तान तरक्की माकूस की तरफ जा रहा है और इसका यकीनी तौर पे असर हर हुकूमती MNA के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। जब वो अपने हलकों में जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि हमने तो आपको उन ख्वाबों की वजह से वोट दिए थे, इस गवर्नमेंट को लेके आए थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो हमें जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। महंगाई का ये आलम है कि तनख्वाहदार तबका पिसके रह गया है। दुकानदार चाहे छोटा है, दरमियाना है या बड़ा है, इवन कारखानेदार है या मिल ओनर है, वो भी एक जैसे करब से गुज़र रहे हैं। जब MNAs को डायरेक्ट अपने अवाम के सवालों का जवाब देना पड़ता है तो यकीनी तौर पे वो इन सवालों के सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पा रहे, जिसका बराह रास्त असर ये पड़ रहा है कि वो दिली तौर पे इस गवर्नमेंट से बददिल हो रहे हैं। हम तो हैं ही हैं मिन हैसुल कौम, एक आम शहरी की हैसियत से जब हम सोचते हैं कि हम अपना गुज़र बसर कैसे कर रहे हैं, गरीब आदमी कैसे कर रहा है, वो तो हमारी एक सोच है, लेकिन हुकूमती MNAs को, MPs को, मेंबर्स को, वज़रा को डायरेक्ट आवाम के सवालों का जवाब देना पड़ता है। ऊपर से गवर्नमेंट डिलीवर को नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये आज सारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सूरत हाल पैदा हुई है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह अपने मुल्क को बदनाम किया है वज़ीर आज़म ने एक हुकूमती खिताब के अंदर कि यहाँ पैसे चले हैं, तो क्या ये पूरी दुनिया नहीं सुन रही? जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है अपोजिशन की दुश्मनी में और पूरी दुनिया के कान इस चीज़ को सुन रहे हैं, उनका पाकिस्तान के मतलब तासुर क्या है? उसके 2-3 लाजमी इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 1, जब इस हद तक करप्शन का बाहर की दुनिया सुनती है तो पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि बैरूनी सरमायाकारी रुक जाती है। जब एक आम सरमायाकार किसी गैर मुल्क से ये सोचता है कि जब इनके ईवानों के अंदर रिश्वतों का बाजार गर्म है, करप्शन को ये रोक नहीं रहे, तो आम ब्यूरोक्रेसी लेवल के ऊपर, आम लेवल के ऊपर हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा? अगर हम करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस की वजह से पहला ये बैड इफ़ेक्ट हुआ है उनकी तकरीर का, और दूसरा ये है कि उन्होंने ख़ुद इदारों को मिलाइन किया है। पहले वो अपोजिशन में रह के इदारों को मिलाइन करते थे कि ये सारे इदारे नवाज शरीफ के साथ हैं, अब गवर्नमेंट में भी रह के वो इदारों को मिलाइन कर रहे हैं। सिर्फ कोई ऐसा इदारा जो इनके ऊपर हाथ रखे हुए है उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, और जो इदारे इंसाफ मुहैया कर रहे हैं उनको ये मिलाइन कर रहे हैं। ये दूसरा इफ़ेक्ट हुआ है कि अब कोई इदारा ऐसा नहीं रह गया जिसको इन्होंने मशकूक ना बना दिया हो। कुछ इदारों ने अपनी कारकर्दगी की बिना पे अपने आप को मशकूक कर लिया और कुछ को इन्होंने खुद मशकूक कर दिया। ये बताएं डॉक्टर साहब, ये जाने वाले हैं? ये देखें, जिस तरह की सूरत हाल बन गई है और वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि मैं ईवान में बैठूं या ना बैठूं, तो बैठूं या ना बैठूं का जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदर से खुद डावाडोल है। वो उनको अब अपने पे एतमाद नहीं रहा कि मैं इस वज़ीर आज़म की कुर्सी के काबिल हूँ।
ورنہ تو اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے. اگر میں لیگلی آپ کو بتاؤں, کانسٹیٹیوشنلی جب بھی کسی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے پریزیڈنٹ باقاعدہ ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے, اور وہ وزیر اعظم سے کہتا ہے کہ اب صورتحال اس طرح کی پہنچ گئی ہوئی ہے کہ بندے مطمئن نہیں ہیں, تو آپ کو اپنا آپ شو کرنا چاہیے. اب یہ ایک جذباتی تقریروں کی طرح, اور جیسے وہ اپوزیشن میں کنٹینر پہ بیٹھ کے نعرے لگایا کرتے تھے, تو اب یہ آفیشلی وزیر اعظم کی کرسی پہ بھی بیٹھ کے اسی طرح کی جذباتیت کا اظہار کر رہا ہے. بھائی یہ کرسی جو ہے اس کے تقاضے اور ہیں, اس میں آپ کو ذہن کو الفاظ کے لحاظ سے, فکرات کے لحاظ سے, جذبات کے لحاظ سے ذہن کو 100% اپلائی کرنا پڑتا ہے اور کول مائنڈلی کام کرنا پڑتا ہے. صاحب آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ رٹ نہیں ہے حکومت کی, حکومت جو ہے وہ بہت کمزور ہے, اور میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے باتیں کی ہیں کہ اس کا جانا ٹھہر گیا ہے. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں گورنمنٹ کی ریٹ کہاں تھی؟ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بذات خود اعتراف کر رہا ہے کہ رشوت بہت بڑھ گئی ہے. جب مہنگائی بڑھ گئی ہے, مہنگائی تو بڑی ہے نا, رشوت ستانی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جب اداروں کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے, مہنگائی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, ادارے اپنی من مانیاں کر رہے ہیں. یقین کریں آپ نے ایک کام کروانا ہے تو رشوت کے ریٹ یہاں تک ہے, ہر سرکاری افسر کہتا ہے 10 لاکھ روپیہ ٹیبل پہ میری فیس رکھ دے, 50 لاکھ روپیہ رکھ دے. وہ پہلے ہوتا تھا 5-10 ہزار روپیوں میں لوگوں کا کام ہو جاتا تھا, آج وہی کام 10 گنا پہ, اور رشوت پہلے بھی تھی 100, آج 10 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. جب یہ حال ہے مجھے بتائیں کہ ملک میں کون مطمئن ہوگا؟ یہ آپ ایک وقت میں ایک بندے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, ایک بندے کو 10 بار بھی بیوقوف بناتے ہیں. 1000 بندے کو ایک وقت میں ایک دفعہ بیوقوف بنا سکتے ہیں, 1000 بندے کو 10 دفعہ ایک وقت میں آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب یہ ان کے سارے پول کھل گئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اب بھاگنا تو انہوں نے ہے, یہ رستہ ایسا تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو سیف ایگزٹ ہو جائے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی کا جانا ٹھہر گیا, اب صبح ہو گیا کہ شام گیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.